हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट कंप्लीटली चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। जो स्टूडेंट्स उन यूनिट को नहीं देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक वहाँ पर लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर के आप टोटल वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फिजिक्स सेकंड का कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया है। आज यह लास्ट यूनिट होगी और इसी के साथ कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स सेकंड है उसको हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर किया है। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, 99% सिलेबस आपका यहाँ पर कवर हो चुका है। तो चलिए, आज का यह लास्ट वीडियो है यूनिट नंबर 7 का, जो है आधुनिक भौतिकी। कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कराया जा रहा है न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेस। स्टूडेंट्स, एक बार आपका बस सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो आपके सपोर्ट से हम आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज का यूनिट है 7 और 7 यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। और यहाँ पर यूनिट नंबर 7 का सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके पास सिलेबस रहेगा तो आपको वीडियो के कंसेप्ट को समझने में आसानी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुप्रयुक्त भौतिकी यूनिट नंबर 7, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो अत्यंत समृद्ध है और नित्य नए नए आविष्कार व खोज सामने आ रही हैं। उनका उपयोग मानव के कल्याण के लिए किया जा रहा है। लेजर अनुसंधान, चिकित्सा, तकनीक इत्यादि रूपों में व्यापक रूप से किया जा रहा है। ऊर्जा स्तर की संकल्पना ने कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल के बारे में बात करें तो प्रत्येक पदार्थ के परमाणु हैं उनका जो है निश्चित स्तर होता है, एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। और किसी भी पदार्थ के परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जा ही ग्रहण कर पाते हैं, कुछ एक लेवल होता है। तो उसी की हम बात करेंगे। ऊर्जा स्तर का जो लेवल है, ऊर्जा का जो लेवल है, एनर्जी का लेवल है, उसी के बारे में बात करेंगे कि किस परमाणु का किस तरीके से कैसा क्या लेवल है। ठीक है। तो सामान्य परिस्थितियों में परमाणु अपनी न्यूनतम ऊर्जा तक स्तर में रहते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। तो जब पदार्थ के परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है तो तब परमाणु जो है उत्तेजित होकर, यानी कि एक्साइटेड होकर, ऊर्जा स्तर जो हाई लेवल ऊर्जा स्तर है, हाई एनर्जी लेवल है, उसमें चले जाते हैं। और उत्तेजित परमाणु जो है वो कम से कम हम कह सकते हैं कि 10⁻⁸ सेकंड में ही पुनः निम्न ऊर्जा में आ जाते हैं, यानी कि ऊपर जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में और वहाँ से 10⁻⁸ सेकंड में ही पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। तो जब परमाणु, हम कह सकते हैं कि जब परमाणु जो है वो उत्तेजित अवस्था से निम्न स्तर में आता है, वापस लौट करके आता है, तब वह ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करने लगता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि ऊर्जा जब प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है, जिस टाइम वह लौट करके आता है, तो उत्सर्जित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो दोनों इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के अंतर पर निर्भर करती है। तो यदि ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं का अंतर जो है वो डेल्टा ई जूल हो तो हम कह सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, जहां पर न्यू जो है वो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लैंक के अनुसार डेल्टा ई इक्वल टू एच और सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर सी जो है वो प्रकाश की चाल है और लैम्डा उत्सर्जित जो हमारे पास प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई हम यहाँ से लिख सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई। अब यदि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू एच सी अपॉन ई डेल्टा ई। तो एच का मान है 6.6 × 10⁻⁻34
और C का मान हम जानते हैं 3 गुना 10 की घात 8 होता है। E यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है और डेल्टा E को हमने डेल्टा E लिखा। यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो 12.375 गुना 10 की घात -7 अपॉन डेल्टा E आएगा। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट को हम जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12,375 गुना 10 की घात -10 हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 12,375 अपॉन डेल्टा E और 10 की घात -10 जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले का आप याद रखिएगा। यहाँ पर लेजर की बात करें तो लेजर से क्या तात्पर्य है, लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो लेजर की फुल फॉर्म होती है, एल से लाइट होता है, ए से एम्प्लीफिकेशन होता है और एस से होता है स्टिमुलेटेड, ई से होता है इमिशन और आर से होता है रेडिएशन, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल नेम है। हम जानते हैं कि जब उत्तेजित परमाणु निचली ऊर्जा स्तर में वापस आते हैं तो वह ऊर्जा स्तरों के अंतर के संगत तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। सामान्य प्रकाश के स्रोत में विभिन्न परमाणु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए ऊर्जा स्तरों के संगत फोटोन का उत्सर्जन करते रहते हैं और इस कारण उत्सर्जित फोटोन एक दूसरे के साथ कला में नहीं रहते। अतः उत्सर्जित प्रकाश एक वर्णीय तथा समग्र रूप में कला संबद्ध नहीं रहता और इसलिए उत्सर्जित प्रकाश समांतर पुंज भी नहीं बना पाता है, समांतर पुंज में भी नहीं रह पाता है। ठीक है, अब देखिए स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम कह सकते हैं, देखिए कि उत्तेजित परमाणु, एक बार सुन लीजिएगा, उत्तेजित परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर जो उसका हाई एनर्जी लेवल होता है उससे निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते समय प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ये तो हम जान चुके हैं। ठीक है, तो उत्सर्जित प्रकाश जो होता है उसकी आवृत्ति, यानी कि उत्सर्जित प्रकाश कौन सा है, फोटोन, तो फोटोन की आवृत्ति दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करता है, हमने ये बताया था। तो उत्तेजित परमाणु जो है, उत्तेजित परमाणु जो उच्च ऊर्जा स्तर है, जो इसका हाई लेवल एनर्जी का लेवल है, उसके 10 की घात -8 सेकंड तक रुकता है वो और फिर पुनः निचली ऊर्जा स्तर में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 10 के -8 सेकंड। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है, 10 की घात -8 सेकंड ही रुकता है, उसके बाद फिर से अपनी उसी निम्न ऊर्जा स्तर में आ पहुंचता है। ठीक है, तो यदि ऊर्जा स्तर E2 हम मान लें, देखिएगा यहां पर यदि ऊर्जा स्तर हम क्या करें E2 मान लें, ऊर्जा स्तर E2 ये वाला, ठीक है, तथा निम्न ऊर्जा स्तर हम मान लें E1। क्लियर, तो उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति न्यू हो तो E2 - E1 = h न्यू हो जाएगा, यानी कि ये परमाणु है एक्साइटेड स्टेट में, जो ऊर्जा स्तर E2 में है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है। जब ये यहां से यहां पर वापस आएगा तो 10 के -8 सेकंड केवल यहां पर रुकेगा, उसके बाद क्या होगा, ये पुनः H यानी कि ये पुनः जो है E1 स्टेट में आ जाएगा और जब ये E1 स्टेट में आएगा यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ये क्या करेगा, h न्यू फोटोन को उत्सर्जित करेगा। तो फोटोन का यह उत्सर्जन ही स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है। क्लियर, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम यह कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के परमाणु निकाय में उच्च ऊर्जा स्तर, जो उच्च स्तर होता है उसमें कुछ परमाणु सदैव पाए जाते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के परमाणु निकाय में उच्च स्तर में कुछ परमाणु सदैव पाए जाते हैं, हमेशा पाए जाते हैं। हालांकि उच्च ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर के स्थित परमाणुओं की संख्या से अत्यंत कम होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब किसी परमाणु पर E2 - E1 = h न्यू ऊर्जा का फोटोन प्रकाश आपतित होता है तब परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है। क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर E2 में कुछ परमाणु पहले से ही उपस्थित होते हैं और इसलिए परमाणु का संक्रमण जो यानी कि ट्रांजिशन होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर होने लगता है। इस प्रकार h न्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित फोटोन यानी कि h न्यू के साथ उत्सर्जित होता है और यह प्रक्रिया स्टिमुलेटेड एमिशन या फिर हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड एमिशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर कुछ परमाणु पहले से ही हैं और जब यह एक्साइटेड स्टेट में होता है तो यहाँ पर 10 के -8 सेकंड रुकता है और फिर से ही क्या हो जाता है, अपनी
पूर्व स्टेट में आ जाता है, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है, और यह है एक यानी कि फोटोन के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में बात करें, पॉपुलेशन इन्वर्जन और पंपिंग क्या होता है। देखिएगा, जब उच्च ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणुओं की संख्या से अधिक हो जाती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है। और इंड्यूस्ड अवशोषण के फलस्वरूप निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणुओं को लगातार उच्च ऊर्जा स्तर में भेजते रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम पंपिंग कहते हैं। तो पंपिंग और यहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में आपने देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है। मेटा स्टेबल स्टेट, तो मेटा स्टेबल स्टेट में आप जानेंगे कि किसी परमाणु की उच्च स्तर की औसत आयु, किसी परमाणु की उच्च स्तर की यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर की औसत आयु सामान्यतः कितनी होती है, 10⁻⁸ सेकंड होती है। 10⁻⁸ सेकंड ही वो वहां पर रुकता है। परंतु कुछ पदार्थों के परमाणु निकाय में कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जिनकी औसत आयु कितनी होती है, 10⁻³ सेकंड होती है या उससे अधिक होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। यानी कि जिन पदार्थों की आयु क्या होती है, 10⁻³ सेकंड होती है, तो उन जैसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल कहते हैं। ठीक है, तो इन पदार्थों के परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर के सीधे ही निम्न ऊर्जा स्तर पर न आकर क्या करते हैं, बीच में पड़ने वाली मेटा स्टेबल स्टेट पर 10⁻³ सेकंड के लिए ठहर जाते हैं। और जिन पदार्थों के परमाणु मेटा स्टेबल स्टेट में अधिक समय तक रहते हैं तो इनमें पॉपुलेशन इन्वर्जन बना रहता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि उदाहरण क्या है, तो उदाहरण है क्रोमियम, नियोन। तो क्रोमियम और नियोन में जो मेटास्टेबल स्टेट पाई जाती है, यानी कि इनके जो परमाणु हैं वो मेटास्टेबल स्टेट में 10⁻³ सेकंड तक रुक जाते हैं। रूबी लेजर के बारे में बात करते हैं। देखिए, रूबी लेजर क्या है। रूबी लेजर यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के क्रिस्टल में 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने पर रूबी क्रिस्टल तैयार हो जाता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, रूबी लेजर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के क्रिस्टल में 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने पर रूबी क्रिस्टल तैयार होता है, और क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने से रूबी क्रिस्टल लाल रंग का बन जाता है। तो रूबी क्रिस्टल वास्तव में 5 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर व्यास की बेलनाकार क्या है, छड़ है, जो छड़ के दोनों सिरे प्रकाशतः समतल होते हैं और छड़ के एक सिरे को चांदी की कलई यानी कि चांदी के कोटिंग करके परावर्तक बनाया जाता है, जबकि दूसरे सिरे को आंशिक रूप से परावर्तक बनाया जाता है। यानी कि एक सिरा परावर्तक बना दिया जाता है, दूसरे सिरे को आंशिक यानी कि कम परावर्तक बनाया जाता है। ठीक है, जेनन गैस से भरी क्षण दीप्त विसर्जन नलिका, एक नलिका होती है जो जेनन गैस भरी हुई होती है, उसमें रूबी क्रिस्टल छड़ के चारों ओर लिपटी रहती है। ठीक है, परमाणु की पंपिंग के लिए आवश्यक ऊर्जा जेनन गैस से ही प्राप्त होती है, ये आप याद रखिएगा। तो देखिएगा, रूबी लेजर का हम आपको जो है फिगर दिखाने वाले हैं। देखिए, इसको रूबी लेजर कहते हैं, ये होता है रूबी लेजर। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा कि किस तरीके से यह काम करता है। देखिए, रूबी लेजर में क्रोमियम आयन के 3 ऊर्जा स्तर होते हैं, क्रोमियम आयन के 3 ऊर्जा स्तर होते हैं, और जेनन गैस के आवश्यक पंपिंग ऊर्जा अवशोषण पर क्रोमियम आयन पर ऊर्जा स्तर E2 में पहुंच जाता है, और हम क्या कहते हैं कि यह उत्तेजित आयन रूबी क्रिस्टल की कुछ ऊर्जा देकर 10⁻⁸ सेकंड में मेटास्टेबल स्टेट E1 में आ जाता है। ठीक है, तो जब क्रोमियम या फिर कोई उत्तेजित आयन मेटास्टेबल स्टेट E में मूलतः अवस्था में प्रवेश करता है तो लाल रंग के फोटोन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर क्या है, देखिए यहां पर शीतलक है, ठीक, यहां पर रूबी क्रिस्टल छड़ है, यानी कि ये एक ट्यूब के रूप में होती है। ठीक है, ये सिरा पूर्ण परावर्तक सिरा है, और ये एक सिरा जो है ये आंशिक परावर्तक सिरा है, जिसको हमने अभी बताया था। और यहां पर ये एक फ्लैश नली है जो यहां पर आपको दिखाई गई, ये क्या है, एक फ्लैश नली जो इसके चारों तरफ जो है वो लिपटी हुई होती है। ये एक यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, और ये फिर से एक शीतलक और लगा हुआ है, और यहाँ पर ये जो है लेजर है जहां से ये जो फोटोन है वो निकल रहे हैं। ठीक है, जो फोटोन है वो उत्सर्जित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, अगर ये एग्जाम में आता है तो आप जो है इसका फिगर बना के आइएगा, आपके अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिए, जब लाल रंग के प्रकाश का पुंज अत्यंत तीव्र से हो जाता है तो वह आंशिक रूप से परावर्तक सतह से बाहर निकल जाता है, और यह प्रकाश का कला संबंध पुंज इसे ही
हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। ठीक है, लेजर पुंज की तरंगदैर्घ्य इस प्रकार ज्ञात की जा सकती है, कैसे, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू E1 माइनस ई नॉट। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एच का मान हो जाएगा 6.628 इंटू 10⁻⁻⁴ और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 10⁸। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो देखिएगा E1 माइनस ई नॉट, तो 1.79 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻⁹ इस तरीके से हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये देखिए ये आया कहाँ से है, इसको भी आप जान लीजिएगा, 1.79। ये जो है हम कह सकते हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा स्तर है, ठीक है, फोटोन की ऊर्जा स्तर है, ये उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो फोटोन का ऊर्जा स्तर हमने लिखा यानी कि E1 माइनस E1 माइनस ई नॉट, तो उसका अंतर कितना होता है 1.79 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे कि हमने लिखा कि जो हमारे पास ऊर्जा लेवल है, ठीक है, ऊर्जा लेवल है, तो जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसका जो वैल्यू है वो होती है 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जो मेटा स्टेबल स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट, वो होती है 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमारे पास निम्न ऊर्जा स्तर है वो होती है ई नॉट। तो यहाँ पर E1 माइनस ई नॉट का जो अंतर होता है वो होता है मेटा स्टेबल स्टेट, और मेटा स्टेबल स्टेट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बता रहे हैं, 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, केवल वोल्ट में हमें लेना है, तो 1.79 और ई का यानी कि ई की वैल्यू होगी हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम लिख रहे हैं। अब देखिएगा लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगी 6.943 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और लैम्डा इक्वल टू 6943 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 6943 एंगस्ट्राम आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻10 जो है वो एंगस्ट्राम की वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। हीलियम नियॉन लेजर के बारे में बात करते हैं। हीलियम नियॉन लेजर, तो देखिएगा यह एक 4 स्तरीय लेजर प्रणाली है। ध्यान रखिएगा, हीलियम नियॉन लेजर यह एक 4 स्तरीय लेजर प्रणाली है, जबकि जो रूबी लेजर है वो 3 स्तरीय लेजर प्रणाली है। ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर वो 4 स्तरीय लेजर प्रणाली, और रूबी लेजर जो है वो 3 स्तरीय लेजर प्रणाली है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें क्या होता है, कांच की एक नली होती है, लगभग कितनी 0.5 मीटर लंबी, और व्यास कितना होता है 1 सेंटीमीटर व्यास होता है। ठीक है, नली के भीतर जो गैस होती है वो होती है हीलियम और नियॉन का मिश्रण होता है, और नली के इलेक्ट्रॉन को उच्च विभव के डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है, और नली में विसर्जन होने लगता है, यानी नली में जो है वो विसर्जन होने लगता है। तो दो समतल परावर्तक M1 M2 एक दूसरे के समांतर रखे हैं। कैसे, हम आपको फिगर में दिखाएंगे। M1 जो है वो पूर्ण परावर्तक है, और M2 जो है वो आंशिक रूप से परावर्तक है। देखिएगा इस तरीके से, ये M1 M2 जो है ये दोनों परावर्तक है, लेकिन एक आंशिक रूप से है और एक है पूर्ण रूप से। तो जब विसर्जन नली में विद्युत धारा बहती है, तो आंशिक रूप से परावर्तक से एक वर्णीय कला संबंध लेजर पुंज निकलता है, जैसे कि आपको ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये लेजर पुंज है जो एक वर्णीय है, यानी कि यहां से जब नियॉन और हीलियम गैस की जो भरी नली है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहां से लेजर पुंज निकलने लगते हैं। ठीक है, लेजर के गुण की बात करें, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, तो देखिए लेजर प्रकाश की किरण एक वर्णीय होती है। यदि लेजर प्रकाश के किसी एक स्रोत से 2 किरण प्राप्त की जाती है तो वह दोनों किरणें एक दूसरे के साथ पूर्णतया कला संबंध रहती है। लेजर प्रकाश के किरण की सीधी रेखा में चलती है, लेजर प्रकाश की जो किरण है वो सीधी रेखा में चलेगी, और यही कारण है कि लंबी दूरियां मापने के लिए लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कैसे, जैसे कि ग्रहों की या उपग्रहों की दूरियां मापने के लिए प्रकाश स्रोत से निकलते समय विवर्तन के कारण लेजर के मार्ग का कोणीय विक्षेप जो है वो अत्यंत कम होता है। लेजर प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है। जब लेजर प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तब सतह पर बनने वाला बिंदु जितना छोटा होगा प्रकाश की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। तो लेजर प्रकाश की तीव्रता की कोटि कितनी होती है 10⁻21 वाट पर मीटर स्क्वायर। कितनी होती है 10⁻21 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, इसको आप याद रखिएगा। लेजर के अनुप्रयोग के बारे में बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, तो लेजर का प्रकाश के मुख्य अनुप्रयोग है, जैसे लेजर किरण की पुंज द्वारा कठोर वस्तुओं में छिद्र बनाए जाते हैं, और उद्योगों के जो हीरे होते हैं उनमें छिद्र बनाने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है।
लेजर किरण की सहायता से लंबी दूरियों के मापन में अधिक यथार्थ मान प्राप्त होते हैं और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संदेश भेजने के लिए लेजर प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ग्रहों उपग्रहों की स्थिति ज्ञात करने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है और लेजर तकनीक पर आधारित लेजर गन का प्रयोग आजकल युद्ध में किया जाने लगा है। सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में लेजर प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए ये लेजर जो है प्रकाश का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब आजकल काफी ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सक विज्ञान में लेजर का प्रयोग किया जा रहा है और लेजर तकनीक पर आधारित संधि डायोड का प्रयोग संचार माध्यम में किया जा रहा है। ओवरहेड तकनीक पर आधारित संधि डायोड का प्रयोग किया जा रहा है। ओवरहेड प्रोजेक्ट जो है उसके द्वारा पढ़ाते समय अध्यापक द्वारा किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है, लेजर की किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साधारण प्रकाश तथा लेजर में भेद अगर हम करें, लेजर और साधारण प्रकाश में अंतर, तो देखिए साधारण प्रकाश कैसा होता है, बहुत ही सारे तरंगदैर्घ्य का दृश्य प्रकाश होता है, लेकिन लेजर जो है वो केवल एक तरंगदैर्घ्य का दृश्य प्रकाश होता है। यह कला संबंध नहीं होता जो साधारण प्रकाश है, और लेजर जो है वो कला संबंध होता है। साधारण प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है। लेजर पुंज के रूप में सीधी रेखा में चलता है। साधारण प्रकाश विवर्तन के कारण सीधी रेखा में विचलित हो जाता है, और जो लेजर होता है इसमें विवर्तन के कारण विचलन नगण्य होता है। साधारण प्रकाश तीव्रता अत्यंत कम होती है और लेजर की तीव्रता जो है वो उच्च होती है। साधारण प्रकाश तकनीकी विज्ञान तथा चिकित्सा में कोई विशेष प्रयोग नहीं है, लेकिन लेजर का तकनीकी विज्ञान और चिकित्सा में बहुत विशेष उपयोग माना जाता है। अब बात करते हैं मेसर। देखिए मेसर क्या होता है। मेसर के बारे में बात करें तो मेसर जो है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये मेसर का फुल फॉर्म है, जिस तरीके से लेजर का फुल फॉर्म था। ठीक है, लेजर में यहां तक एक और दृश्य प्रकाश का कला संबंध तीव्र पुंज प्राप्त होता है, वहीं मेसर में अदृश्य तरंगों का कला संबंध तीव्र पुंज प्राप्त होता है। मेसर भी लेजर की भांति प्रथम चरण में पॉपुलेशन इन्वर्जन तथा द्वितीय चरण में स्टिमुलेटेड एमिशन पर आधारित है। देखिएगा फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मेसर में क्या होता है, अमोनिया के अणुओं को एक भट्टी में, यहां पर भट्टी दिखाई गई है, तो अमोनिया के अणुओं को एक भट्टी में ऊष्मा प्रदान की जाती है, जिससे कि अणु जो है वो उत्तेजित यानी कि एक्साइटेड हो जाते हैं, और इन उत्तेजित अणुओं को एक बेलनाकार पृथक्कारी में प्रवेश कराया जाता है, यानी कि यहां पर इन्हें प्रवेश कराया जाता है। तो पृथक्कारी की जो दीवार है उन पर लगी आवेशित छड़, ये दोनों आवेशित छड़ लगी हुई हैं, उन पर लगी आवेशित छड़ों के सामान्य अणु आकर्षित तथा उत्तेजित अणु प्रकर्षित होते हैं। यानी कि जो सामान्य अणु होते हैं उनको आकर्षित कर लिया जाता है और जो उत्तेजित अणु होते हैं उनको प्रतिकर्षित किया जाता है। तो इस प्रकार उत्तेजित अमोनिया अणु पुंज के रूप में अनुनादी प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है, यानी कि अनुनादी प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं और अणुओं पर 24,000 मेगाहर्ट्ज, यानी कि यहां पर इस तरीके से प्रवेश करते हैं अणुओं में 24,000 मेगाहर्ट्ज, यानी कि हम बोल सकते हैं 24,000 MHz। 24,000 को कैसे लिख सकते हैं, 2.4 × 10⁻10 2.4 × 10⁻10 हर्ट्ज की आवृत्ति के फोटोन को आपतित किया जाता है, और इस फोटोन के प्रभाव से अणुओं में स्टिमुलेटेड एमिशन होने लगता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हम क्या करते हैं कि फोटोन का उत्सर्जन करा देते हैं और कला संबंध फोटोन का पुंज अनुनादी प्रकोष्ठ की दीवारों के बार बार परावर्तित होकर प्रकोष्ठ के दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमें मेसर प्राप्त होता है इस तरीके से। क्लियर। फाइबर ऑप्टिक्स का परिचय हम देखेंगे। अब देखेंगे हम फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर अब जो है संचार माध्यम की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, संचार माध्यम की रीढ़ बन चुका है। इसके बिना इंटरनेट की कल्पना भी संभव नहीं है। आज का जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर संचार की वह रीढ़ की हड्डी है जिसके बारे में हम जो है हर इंटरनेट की या फिर कोई भी संचार सुविधा हो उसमें हम ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के बिना इंटरनेट की कल्पना भी संभव नहीं है। फाइबर ऑप्टिक्स पर निर्भर संचार माध्यम का एकमात्र कारण यह है कि इसके माध्यम से भेजे गए सिग्नल की जो ऊर्जा है
वो कम नहीं होती तथा सिग्नल जो है प्रकाश की गति से गंतव्य तक पहुंच यानी गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। प्रकाश की गति से इसमें जो है सिग्नल चलते हैं। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक कोण, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक कोण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलती हुई किसी विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जो है अविलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाता है और अतः परिवर्तित किरण अविलंब से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों माध्यम की संयुक्त सतह से स्पर्श रेखीय हो जाती है। सघन माध्यम से बने आपतन कोण यह मान क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसके बाद जो सतह से स्पर्श होती है उसके बाद जो वह सघन माध्यम में बने आपतन कोण पर ही परिवर्तित हो जाती है तो उस मान को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, तो स्नेल के नियम से हम लिखेंगे साइन सी अपॉन साइन 90 और 2μ1 साइन आई सी इक्वल टू 2μ1 और इक्वल टू में हो जाएगा ये 2μ1 को हम लिखेंगे 1/1μ2। तो 1/1μ2 इक्वल टू 1 साइन आई सी, जहां पर 1μ2 जो है वो विरल माध्यम यानी कि 1 के सापेक्ष सघन माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। अतः किसी माध्यम के जोड़े के लिए तो क्रांतिक कोण का एक विशिष्ट मान होता है क्या, a म्यू जी का मान 3/2 होगा और a म्यू जी जो होगा वो 1/साइन आई सी कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए साइन आई सी इक्वल टू 1/a म्यू जी हो जाएगा और a म्यू जी का मान कितना है 3/2, तो 1/3/2 हो जाएगा, इस चीज का मान हो जाएगा 2/3। अब हमने क्या कहा था, कांच के लिए जो क्रांतिक कोण है कांच के लिए यानी कि आई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से इन दोनों को हम लेंगे तो साइन इनवर्स 2/3 यानी कि 41.8 डिग्री, तो हम लिखेंगे 42 डिग्री लगभग। ठीक है, तो यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाते हुए 41.8 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। और इसी प्रकार की प्रकाश किरण सघन माध्यम से कांच के विरल माध्यम में जल में प्रवेश करती है। तो क्रांतिक कोण के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइन आई सी अपॉन साइन 90 जी म्यू डब्ल्यू। जी का मतलब होता है ग्लास और डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर, यानी कि जी म्यू डब्ल्यू। तो ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू जी तो 4/3 अपॉन 3/2 हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा 8/9। तो यहां से हम साइन सी की वैल्यू निकालेंगे तो साइन सी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा आई सी 62.7 डिग्री। तो अब हमने माना कि सघन माध्यम से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से वापस लौट आती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और यही जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, देखिए इस तरीके से है, यहां पर जो है एंगल इतना, ये देखिए ये यहां पर विरल माध्यम है और यहां पर ये सघन माध्यम है। तो यहां से सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो ये जो है इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही ये यहां से अभिलंब से दूर हट रही है तो ये जो है हम क्या करेंगे, ये इस समतल में आ जाएगी और जब ये कोण और बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, इस तल से पूरी परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं। ये क्रांतिक कोण आप सही तरीके से समझ लीजिएगा, थ्योरी के माध्यम से आप फिगर को देखेंगे तो आप जो है चित्रे समझ पाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो ऑप्टिकल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस केबल का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, पहला है कोर। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर का सबसे भीतरी भाग जो है वह कोर कहलाता है और जो बहुत पतले कांच की यानी कि बाल की तरह पॉलीमर या फिर सिलिका का बना होता है। कोर का व्यास 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है और कोर का परम अपवर्तनांक कितना होता है, μ1। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये कोर है, ये क्लैडिंग है और यह जो है प्लास्टिक जैकेट है जिसको हम बफर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोर देख रहे हैं तो कोर जो है वो सबसे छोटा भाग होता है। एक दूसरा भाग होता है क्लैडिंग। तो क्लैडिंग क्या होता है, यह कोर का बाहरी आवरण होता है, यानी कि कोर के ऊपर का बाहरी आवरण जो है ये क्या होता है, क्लैडिंग होता है, जिसका व्यास जो है 100 माइक्रोमीटर से
420 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। क्लैडिंग कांच या फिर प्लास्टिक की बनी होती है और क्लैडिंग का अपवर्तनांक μ2 होता है। ठीक है, यानी कि कोर का अपवर्तनांक μ1, क्लैडिंग का अपवर्तनांक कितना बताया हमने, μ2। तो μ2 का जो मान है वो कोर के अपवर्तनांक μ1 से कुछ कम होता है, तो μ2 इज लेस देन μ1 तथा μ2 का अंतर अत्यंत कम होता है। तो डेल्टा म्यू इक्वल टू μ1 माइनस μ2 लगभग कितना होगा, 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3। ठीक है, थर्ड पार्ट होता है प्लास्टिक जैकेट या बफर, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक जैकेट या फिर बफर। तो कोर तथा क्लैडिंग को सुरक्षा तथा मजबूती प्रदान करने के लिए चारों ओर से प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है, वही क्या कहलाती है, प्लास्टिक जैकेट या फिर बफर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचरण का सिद्धांत। तो देखिएगा ध्यान से, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की किरण का कोर तथा क्लैडिंग की सतह पर पूर्ण आंतरिक प्रकाश यानी कि परावर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश जो है वो आंतरिक परावर्तन के लिए यह आवश्यक है, कह सकते हैं कि जिसके कारण प्रकाश पूर्ण रूप से कोर के भीतर ही रहता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरण का कोर तथा क्लैडिंग के सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश पूर्ण रूप से कोर के भीतर ही रहता है। परंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह आवश्यक है कि प्रकाश का कोर क्लैडिंग सतह पर आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये विरल माध्यम है, यहां पर ये क्लैडिंग है और यहां पर क्या है, ये कोर है। ठीक है, तो यहां से जब ये किरण पुंज जाएगी तो ये जो है यहां पर कोर पर एक कोण बनाएगी और जब ये क्लैडिंग में जाएगी तो क्लैडिंग पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, जो यहां पर अभिलंब से बनता है। तो हमने देखा जब माना कोर का अपवर्तनांक μ1 तथा क्लैडिंग का अपवर्तनांक कितना है, μ2 है, हमने माना कोर का Q1 और कोर का जो हमने माना μ1 माना है अपवर्तनांक और क्लैडिंग का μ2, जहां पर μ2 जो है वो μ1 से छोटा है। और यदि बिंदु B पर, इसे यहां पर हम देख रहे हैं, यदि बिंदु B पर आपतित किरण कोर क्लैडिंग के क्रांतिक कोण पर आपतित हो तो प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन के पश्चात कोर क्लैडिंग सतह के समांतर हो जाती है, यानी कि इस तरीके से कोर क्लैडिंग सतह के समांतर हो जाती है। तो कोर क्लैडिंग के लिए क्रांतिक कोण निकालते समय बिंदु बी पर स्नेल का नियम लगाते हैं। तो बिंदु बी पर स्नेल का नियम कैसे लगाएंगे, साइन सी, यानी कि यहां से ये किरण आई तो साइन सी एंगल बनाया और यहां पर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अभिलंब से, यहां पर अभिलंब से आई सी एंगल, यहां पर अभिलंब से 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, साइन सी अपॉन साइन 90 और इक्वल टू कितना है 1 μ2। 1 μ2 कैसे लिखेंगे, μ2 अपॉन μ1। तो साइन आई सी इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। अब देखिएगा यहां पर कोण ए बी डी क्या है, कोण ए बी और डी, कोण ए बी डी है आई सी, तो यहां पर कोण ए बी डी आई सी है और यहां कोण ए डी बी, देखिए कोण ए और डी और बी, ए डी और बी ये कितना है 90 डिग्री। तो यहां पर ए डी बी कितना आ गया 90 डिग्री है। और बी ए डी की बात करें तो यानी कि बी ए डी, तो यहां से यहां तक आप देख सकते हैं बी ए डी, तो 90 माइनस आई सी ये एंगल होगा। तो कोण बी ए डी इक्वल टू कितना हो गया 90 माइनस आई सी। तो अतः हम कह सकते हैं कि यदि वायु में चलती हुई आपतित किरण ओ ए कोट की सतह पर अभिलंब यानी कि कोट के अक्ष के साथ आई ए कोण बनाती है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस आई सी होगा। इसलिए बिंदु ए पर स्नेल का नियम जब हम लगाएंगे, बिंदु ए पर स्नेल का नियम लगाते हैं यानी कि यहां पर, तो क्या होगा साइन आई ए, कहां पर आप देख सकते हैं साइन आई ए और अपॉन में नेक्स्ट आगे का कोण क्या है जो परावर्तन का है वो क्या है साइन 90 माइनस आई सी, यानी कि यहां पर साइन 90 माइनस आई सी। देखिएगा यहां का आपतित कोण और यहां का परावर्तन कोण। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि साइन ए अपॉन साइन 90 माइनस आई सी और माइनस में क्या हो जाएगा जीरो μ1। तो μ1 अपॉन μ0 साइन ए अपॉन कॉस आई सी, यानी कि साइन 90 माइनस आई सी क्या हो जाएगा कॉस आई सी हो जाएगा, μ1 अपॉन μ0। तो कॉस आई सी की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे μ0 अपॉन μ1 हो जाएगा और साइन आई ए। तो देखिएगा दोनों के हम क्या करेंगे स्क्वायर करने पर हमें क्या मिला
कॉस स्क्वायर आई सी इक्वल टू म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर आई ए। इक्वेशन नंबर 2 हमने माना। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में कॉस स्क्वायर आई सी में हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का वर्ग करने पर हमने जोड़ दिया। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 यहां पर है, वर्ग किया यानी कि यहां पर वर्ग किया और यहां पर वर्ग किया, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास यहां पर है, तो कॉस स्क्वायर आई सी के साथ क्या जुड़ेगा, साइन स्क्वायर आई सी, और इसके साथ जुड़ जाएगा हमारे पास म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू वन स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे तो ये देखिएगा, हम इसका मान जानते हैं, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पर 1 अपॉन म्यू वन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा अंदर म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आई ए। तो यहाँ पर देखिएगा म्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आई ए आ जाएगा, देखिए इस तरीके से म्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आई ए, और यहाँ पर म्यू टू यानी कि म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर आ जाएगा। साइन आई ए इक्वल टू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिएगा ये म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, और ये जाएगा अपॉन में म्यू नॉट का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर साइन स्क्वायर है ये आ जाएगा रूट में। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, रूट के अंदर आएगा, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आई ए की वैल्यू हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट अपवर्तनांक वाले माध्यम से उपरोक्त आपतन कोण का मान होने पर प्रकाश किरण कोर क्लैडिंग सतह के समांतर हो जाती है। क्लियर। चलिए अब देखिए ग्राह कोण क्या होता है। ग्राह कोण एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, तो आई ए जो है वही एक्सेप्टेंस एंगल है, जो साइन इनवर्स के गुणनफल में यानी कि साइन इनवर्स का जो एंगल है वो हो जाएगा म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और रूट के अंदर यानी कि आई ए इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट रूट में। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष के साथ प्रकाश किरण द्वारा बनाया जाने वाला अधिक आपतन कोण अतः जो यानी कि ग्राह कोण हम कह सकते हैं थीटा नॉट इक्वल टू 2 इंटू आई ए, 2 इंटू आई ए, तो थीटा नॉट इक्वल टू 2 साइन इनवर्स म्यू नॉट स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर, रूट के अंदर आ जाएगा। तो थीटा नॉट को ग्राह शंकु कहते हैं, थीटा नॉट को हम क्या कहते हैं, ग्राह शंकु कहते हैं। और यदि कोर पर आपतित किरण का आपतन कोण थीटा नॉट से कम रहता है तो ऑप्टिकल फाइबर के भीतर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बात करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, तो जिन ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर अधिक होता है उन ऑप्टिकल फाइबर द्वारा प्रकाश एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है। तो किसी ऑप्टिकल फाइबर के ग्राह कोण जिया न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाती है, यानी कि किसी ऑप्टिकल फाइबर में ग्राह कोण जिया न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाती है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन तो देखिएगा कट जाएगा यानी कि जो जिया है, और यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए इक्वल टू आ जाएगा म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, और यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार देखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरा होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, और तीसरा होता है सिंगल मोड फाइबर। ठीक है। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर के बारे में बात करें तो देखिए स्टेप इंडेक्स फाइबर का कोर का व्यास होता है 50 माइक्रोमीटर, क्लैडिंग का व्यास होता है 125 माइक्रोमीटर लगभग, और इसमें कोर के समाप्त होते ही अपवर्तनांक का मान घटकर म्यू2 हो जाता है। जब कोई दो किरणें जिनकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, λ1 और λ2 हैं, वो फाइबर में संचरित होती हैं, तो λ1 इज ग्रेटर देन λ2, तो वह भिन्न भिन्न पथ पर चलती हैं। इसका कारण यह है कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। दो सिग्नल के मध्य समय का अंतर लगभग कितना होता है, 3.3 × 10⁻⁹ सेकंड पर किलोमीटर रहता है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करें तो इस फाइबर में कोर तथा क्लैडिंग के मध्य को स्पष्ट पृथककारी सतह नहीं होती है। यानी कि एक बार फिर से देख लीजिएगा, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इस फाइबर में कोर तथा क्लैडिंग के मध्य कोई स्पष्ट पृथककारी सतह नहीं होती है। अपवर्तनांक का मान कोर के केंद्र में अधिकतम तथा बाहर है उसमें क्या होता है, घटता है यानी कि कम होता है।
जब दो प्रकाश किरणें जिनकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा और लैम्डा 2 हैं तो फाइबर में संचरित होती हैं तो वे असमान दूरियां तय करती हैं। चूंकि लैम्डा 1 तरंग की गति लैम्डा 2 गति जो लैम्डा 2 तरंग गति है उससे अधिक होती है और इसी कारण वे फोकस पर एक साथ पहुंचती हैं। इसलिए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में सभी सिग्नल फोकस पर एक साथ पहुंचते हैं। हालांकि सिग्नल के मध्य लगभग 10⁻⁹ सेकंड पर किलोमीटर के समय का अंतर ही क्यों ना हो, तब भी वह जो है इंडेक्स फाइबर में सभी सिग्नल फोकस दूरी पर एक साथ पहुंचते हैं। सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर क्या है? देखिए, इस फाइबर में कोर का व्यास बहुत कम होता है और कोर का व्यास लगभग 5 माइक्रोमीटर होता है, जबकि क्लैडिंग का व्यास लगभग 125 माइक्रोमीटर होता है। तो जब कोर में लैम्डा 1 लैम्डा 2 तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं तो वे लगभग सीधी रेखा में चलती हुई फाइबर के दूसरे सिरे पर पहुंच जाती हैं। इस प्रकार फाइबर में जो सिग्नल की तीव्रता है उसमें कोई भी हानि नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग क्या क्या हैं? ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग में चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है और संचार प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, और अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम में तो वहां पर भी प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में कैसे? देखिए, शरीर के वह अंग जिन्हें आंखों से सीधे नहीं देखा जा सकता उन्हें शरीर के भीतर फाइबर प्रवेश कराकर देखा जा सकता है। इनके द्वारा हम क्या करते हैं? आंत, फेफड़ा इत्यादि की जांच करते हैं। ठीक है, गुर्दे की पथरी का इलाज भी इसी से होता है, ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से। संचार प्रणाली के हम बात करें तो संचार प्रणाली में कैसे? आजकल की सूचना एवं प्रौद्योगिकी मूल रूप से प्रकाशीय तरंगों पर निर्भर होती है। मूल रूप से कैसे होती है? प्रकाशीय तरंगों पर निर्भर होती है। अतः ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रुत गति से यानी कि तेज गति से बिना गुणवत्ता खोए पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं की सहायता से आज हम ईमेल, जीमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी संदेश ले जाने की क्षमता अधिक होती है। कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली में ऑप्टिकल फाइबर के प्रयोग से सिग्नल का संचरण होता है और इसलिए इनके प्रयोग से कम समय अधिक डाटा यानी कम समय में अधिक डाटा हम क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का परिचय। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, और ग्रीक कौन सा? नैनो शब्द। ठीक है, तो नैनो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द नैनो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्षुद्र यानी कि बौना, बहुत ही छोटा। एक नैनो का तात्पर्य 1 मीटर के 10⁹ भाग से है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इस तरीके से। अतः विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के 1 mm नहीं है, यह है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के आकार वाले कणों की नवीन व्यवस्था से उसकी सहायता नवीन संचार का निर्माण करने में होती है तो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसके जनक कौन थे? तो नैनो टेक्नोलॉजी के जनक थे रिचर्ड पी फेमैन। याद रखिएगा, रिचर्ड पी फेमैन जो है नैनो टेक्नोलॉजी के जनक थे और 1995 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1995 में नोबेल पुरस्कार मिला था रिचर्ड पी फेमैन को। ठीक है, अब चलते हैं। देखिएगा, ये यूनिट ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी यूनिट थी। यहाँ पर यूनिट की थ्योरी आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो 2-4 न्यूमेरिकल इसके जो इंपॉर्टेंस है उनको देख लेते हैं और यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 7 कंप्लीटली हो जाती है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल की बात करें। प्रकाश किरण वायु के कांच में, एक प्रकाश किरण वायु के कांच में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। यदि अपवर्तन कोण R का मान 20 डिग्री हो तो आयतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपतन कोण क्या है उसको हमें बताना है। तो देखिएगा, a म्यू जी की वैल्यू दे रखी है 3/2 और R जो है वो दे रखा है 2 यानी कि 20 डिग्री। तो स्नेल का नियम लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए म्यू जी हो जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना है? साइन 20 और 3/2। तो साइन आई अपॉन 0.34 आ जाएगा। साइन 20 की वैल्यू इक्वल टू में 1.5। तो आई के मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1.5 इंटू 0.34 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30.66 डिग्री यहाँ पर आंसर आएगा। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट है कि किसी ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक 1.52 तथा क्लैडिंग अपवर्तनांक 1.48 है। तो वायु से कोर में प्रवेश करने का प्रयास यानी कि जो करने का प्रकाश है वायु से
कोर में प्रवेश करने पर जो प्रकाश किरण का अधिकतम आपतन कोण ज्ञात करना है वो हमें यहाँ पर आप बताना है, जिसमें कोर का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.52, ठीक है, तथा क्लैडिंग का दिया हुआ है 1.48, ठीक। तो जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके उसका हमें जो है क्या करना है, अधिकतम आपतन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए μ1 दिया हुआ है 1.52, μ2 दिया हुआ है 1.48 और μ0 दिया हुआ है 1। तो आपतन कोण का अधिकतम मान जो है वो IA होगा और साइन इनवर्स μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर अपॉन μ0 होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो IA इक्वल टू साइन इनवर्स 1.52 का स्क्वायर माइनस 1.48 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ पर I0 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें मिलेगी 20.27 डिग्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, एक पारदर्शी माध्यम का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण कितना है, 45 डिग्री, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का गणना कीजिए। तो C इक्वल टू 3.8 है, सॉरी 3 इंटू 10⁸, C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, यानी कि प्रकाश की चाल। तो हमने क्या किया, माना पारदर्शी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, a म्यू m, और क्रांतिक कोण के लिए a म्यू m इक्वल टू हो जाएगा 1/sin IC, और IC की वैल्यू कितनी है 45, तो 1/sin 45 कितना आ जाएगा 1/√2। तो यहाँ पर sin 45 1/√2 होता है, तो इसमें a म्यू m की वैल्यू हो जाएगी √2। तो a म्यू m इक्वल टू C अपॉन न्यू m होता है। तो यहाँ पर 3 × 10⁸ और न्यू m, तो न्यू m इक्वल टू 3 × 10⁸ a म्यू m हो जाएगा। a म्यू m की वैल्यू कितनी है √2, तो 3 × 10⁸ अपॉन √2 जब हम इसको कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड उत्तर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि माध्यम A में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तथा माध्यम B में प्रकाश की चाल 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि प्रकाश की किरण माध्यम A से B में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर VA दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और VB की वैल्यू दी है 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्रांतिक कोण का मान। तो देखिए A म्यू B इक्वल टू VA अपॉन न्यू A अपॉन न्यू B। तो A म्यू B इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁸ अपॉन 2.5 इंटू 10⁸, और 10⁸ से 10⁸ खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/5। तो साइन C अपॉन साइन 90 इक्वल टू 4/5 यानी कि 0.8 आएगा। तो IC इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8 जब हम निकालेंगे तो 53.1 डिग्री आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्रांतिक कोण होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, निर्वात में चली हुई किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है, यदि आपतन कोण का मान जो है वो अपवर्तन कोण से 2 गुना हो जाए। याद रखिए, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से 2 गुना हो जाए तो आयतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो I इक्वल टू दे रहा है 2R और R इक्वल टू दे रहा है I/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू, तो साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है हमारे पास I/2, तो I/2 हो जाएगा इक्वल टू में म्यू। ठीक है। तो साइन, और यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 2 इंटू I/2, 2 इंटू I/2 और अपॉन में साइन I/2। देखिए इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन कोण का क्या है, दुगुना है, तो 2 इंटू I/2। देखिए यहां पर दे रखा है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना, तो जो I है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना I/2, 2 गुना I/2 हो जाएगी। तो यहां पर हमने यही वैल्यू रखा है। ठीक है। इक्वल टू में म्यू है, तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 sin I/2 cos I/2 अपॉन